है गाइस, दिस इज़ दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। आज की वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था इंग्लिश नेट का 2021 में, हम उसकी फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी अगर आप भी नेट की तैयारी कर रहे हैं और 2022 का जो अटेम्प्ट है वो देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और उसके अलावा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इस पेपर को अच्छे से एनालाइज करते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहले ब्रिटिश लिटरेचर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे और अब कल्चरल स्टडी, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर पूरा पेपर हम एनालाइज करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन अपॉलजी फॉर पोइट्री सिडनी डिस्कस द डायडेक्टिक फंक्शन ऑफ पोइट्री बाय कंपेयरिंग इट टू फिलोसफी एंड। ठीक है, इसको जो अपॉलजी फॉर पोइट्री है, एलिजाबेथन पोइट फिलिप सिडनी ने एक वर्क लिखा है। ठीक है, तो इस वर्क में जो पोइट्री के डायडेक्टिक फंक्शंस हैं उसको किन दो चीज़ों से कंपेयर किया गया है। पहला इसने दिया हुआ है फिलोसफी, दूसरा हमने चूज करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिलीजन, एस्थेटिक्स, हिस्ट्री एंड एथिक्स। तो इसमें फिलिप सिडनी ने पोइट्री के फंक्शंस को 2 चीज़ों से कंपेयर किया है। एक तो फिलोसफी जो इसने दिया हुआ है, दूसरा है हिस्ट्री। द थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लोंजाइनस विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज अप्लाई टू ग्रेट पोइट्री। लोंजाइनस के अकॉर्डिंग ग्रेट पोइट्री की जो क्वालिटीज हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो as you know, Longinus was a classics writer and he wrote on the sublime। on the sublime में इन्होंने बताया है ग्रेट जो पोइट है उनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ग्रेट पोइट्री है उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में, इट मस्ट बी द वर्क ऑफ जीनियस एंड इंस्पायर्ड पर्सन। ऐसा बोला है उसने? जी हाँ, इसने बोला है कि जो ग्रेट पोइट्री है वो किसी इंस्पायर्ड पर्सन की लिखी होनी चाहिए या फिर किसी जीनियस पर्सन की लिखी होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। बी पे चलते हैं, इट मस्ट बी कॉज ए फीलिंग ऑफ मेलेंकली इन द रीडिंग। मेलेंकली जैसी कोई बातचीत इन्होंने नहीं की है, तो ये बी ऑप्शन हमारा क्रॉस हो जाएगा। एंड थर्ड, इट मस्ट एम्प्लॉय डिवाइसेस ऑफ रिटोरिक। रिटोरिक होता है अलंकार। ठीक है, ये डिवाइसेस जो है ग्रेट पोइट्री में यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है, तो हमारा ए एंड सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए एंड सी, ऑप्शन बी में दिया गया है ए एंड सी। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग कंपेयर्ड द माइंड इन क्रिएशन टू ए फेडिंग कॉल। माइंड की जो क्रिएशन होती है उसको फेडिंग कॉल से कंपेयर किया है। कौन सा ऐसा पोइट है, राइटर है जिसने ऐसा कंपेरिजन किया है? तो देखते हैं, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शैली एंड कीट्स। पीबी शैली ने एक वर्क लिखा था, ए डिफेंस ऑफ पोएजी। इन डिफेंस ऑफ पोएजी में ही रोट ए लाइन, द माइंड इन क्रिएशन इज एज द फेडिंग कॉल। ठीक है, तो फेडिंग कॉल से पीबी शैली ने कंपेयर किया है। इट मीन्स द सोर्स ऑफ क्रिएटिंग इज एटर्नल एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। सो द आंसर विल बी पीबी शैली। पीबी शैली ने ऐसा कंपेरिजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड पैराफ्रेज एज हेरेसी। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज जो है वो किसको कंसिडर किया जाता है? 4 राइटर दिए गए हैं। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज इज ए टाइटल ऑफ चैप्टर इन द बुक, नाम लिख देता हूं मैं बुक का, द वेल रोट अर्न। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1947 एंड दिस बुक रिटन बाय क्लिंथ ब्रुक्स। सो क्लिंथ ब्रुक्स इज कंसिडर्ड पैराफ्रेज ए हेरेसी। ठीक है, तो क्लिंथ ब्रुक्स हमारा राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एम्पिरिसिस्ट लिंग्विस्टिक इज कंसर्न विद। एम्पिरिसिस्ट लिंग्विस्टिक जो है वो किस चीज के साथ कंसर्न करते हैं? व्हाट इज एम्पिरिसिज्म? एम्पिरिसिज्म इज ए बिलीफ दैट पीपल शुड रिले ऑन एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक्सपीरियंस रादर देन थ्योरीज। थ्योरीज के अलावा ये एक्सपेरिमेंटल मेथड पे ज्यादा फोकस करते हैं। दे मोर एम्फासाइज ऑन सर्च ऑफ नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। ऐसा नहीं बोला है, ये क्रॉस हो जाएगा। डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल सेंस डेटा।
ठीक है, ये ऑब्जर्व करने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने अभी बताया था, दे मोर एम्फसाइज ऑन सर्च ऑफ नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन, तो वो ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नोम चॉम्स्कीज डेफिनेशन ऑफ ग्रामर विच टू फीचर आर ड्रॉन फ्रॉम मैथमेटिक्स। चॉम्स्की के कुछ फीचर दिए गए हैं नीचे, तो वो कौन से मैथमेटिक्स से लिए गए हैं। ठीक है, दो हमने चूज करने हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, एब्स्ट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और जनरेशन। जनरेशन, जनरेटिव ग्रामर के बारे में आपने सुना होगा। जनरेटिव ग्रामर इज ए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय नोम चॉम्स्कीज। ठीक है, ये इसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जनरेटिव ग्रामर जो है इसको मैथमेटिक्स से अडॉप्ट किया गया है। एंड जनरेटिव ग्रामर ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ठीक है, तो सी और डी हमारे दोनों ही राइट ऑप्शन है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिलता है सी और डी। फोर्थ ऑप्शन में है सी एंड डी, सो फोर्थ इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटैटो इज ए 16th century बोरोविंग इनटू इंग्लिश फ्रॉम। पोटैटो जो टर्म है वो बोरो की गई है 16th century में। इंग्लिश में ये आई है कौन सी लैंग्वेज से, हमने बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और नॉर्वेन। स्पेनिश लैंग्वेज में पोटैटो जो है उसको पेटाटा बोला जाता है, पेटाटा। ठीक है, तो ये पेटाटा से बना पोटैटो इंग्लिश में आके, सो स्पेनिश इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। Who among the following represent the global spread of English diagrammatically as 3 concentric circle। ठीक है, तो एक मॉडल है जो बहुत ज़्यादा ग्लोबली स्प्रेड हुआ है और उसमें 3 कंसेंट्रिक सर्कल बताए हैं, और वो किसने बताए हैं। ऑप्शन में देखते हैं, थर्ड ऑप्शन पे देखो ब्राज काचरू लिखा हुआ है। ब्राज काचरू का एक इन्फ्लुएंशियल मॉडल है, मॉडल का नाम है वर्ल्ड इंग्लिशिस। ठीक है, it was a very influential model and in this model he tells 3 concentric circle, और ये 3 concentric circle कौन कौन से हैं, the inner circle, the outer circle and the expanding circle। ठीक है, तो ये 3 सर्कल बताए हैं, so third option ब्राज काचरू is the right one। okay, next, who among the following is the founder of survey of English uses। SEU का फाउंडर कौन है। देखो पहले SEU है क्या। SEU इज ए रिसर्च सेंटर, इट वाज ए फर्स्ट रिसर्च सेंटर सेटअप इन यूरोप टू कैरी आउट रिसर्च ऑन कॉर्प्स लिंग्विस्टिक। कॉर्प्स लिंग्विस्टिक पे रिसर्च करने के लिए सबसे पहले ये सेटअप किया गया था। ठीक है, द सर्वे वाज बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड इट्स फाउंडर वाज रैंडोल्फ क्विर्क। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है रैंडोल्फ क्विर्क, तो फर्स्ट इज द right answer। So let's move to the next question। Who is the author of the short story Beethoven was 1/16 black। ठीक है, इसका ऑथर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, Beethoven was 1/16 black का ऑथर कौन है। नडाइने गोडिमर, शी वॉज एन अफ्रीकन वुमेन राइटर, नोबल अवार्ड भी है। 1991 में इनको नोबल अवार्ड मिला है, तो इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग डेट वाइज इनको सेट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है द ब्रिज कॉल्ड माई बैक, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1981। ठीक है, 1981 में पब्लिश किया है एंड इट वॉज रिटन इन कोलैबोरेशन बाय चेरी मोर्गा एंड ग्लोरिया, 2 राइटर ने लिखा है। ठीक है, 81 में आ गया ये। सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखा है केट मिलेट ने 1970 में। ठीक है, और जेंडर ट्रबल लिखा है जूडिथ बटलर ने 1990 में। ठीक है, ये देन द फेमाइन मिस्टिक लिखा है बेटी फ्राइडन ने 1963 में। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसको अब क्रोनोलॉजी में सेट करेंगे। सबसे पहले हमारा डी आएगा जो 1963 में पब्लिश हुआ है, उसके बाद हमारा बी आएगा, बी सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो 1970 में है, देन ए तो DBAC। देखो कौन से ऑप्शन में है DBAC, DBAC है हमारा सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, तो सेकंड जो है हमारा क्रोनोलॉजी के हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द एसे लियर टोल्स्टॉय एंड द फूल। लियर टोल्स्टॉय एंड फूल जो एसे है वो किसने लिखा है। इट वॉज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय
लियो टॉल्स्टॉयज क्रिटिकल एसे ऑन शेक्सपियर, इट वाज रिटन पर्टिकुलरली ऑन किंग लियर। जो लियो टॉल्स्टॉय ने ऐसे लिखा है शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म पे, स्पेशली किंग लियर पे लिखा गया है, ठीक है। उससे इंस्पायर होके जॉर्ज ऑरवेल ने इस ऐसे को लिखा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following poems by Robert Browning contains the line, "Our interest on the dangerous as of things, the honest thief and the tender murderer, the superstitious atheist"? तो ये लाइन कहाँ से ली है, ठीक है। This line has taken from Robert Browning's poem, ऑप्शन नंबर थर्ड पे देखो, बिशप ब्लॉग्राम्स अपॉलजी, ठीक है। बिशप ब्लॉग्राम्स अपॉलजी वाज पब्लिश्ड इन मैन एंड सुपरमैन तो जीबीस होगा है, मैन एंड वुमेन पब्लिश किया था 1855 में, ठीक है। एक पोइट्री कलेक्शन है मैन एंड वुमेन, इस पोइट्री कलेक्शन में ये पोइम पब्लिश की गई है बिशप ब्लॉग्राम्स अपॉलजी, और यहाँ से ये लाइन ली गई है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट बिशप ब्लॉग्राम्स, Graham Greene, the postmodern writer, took epigraph for his novels from Bishop Blougram's Apology। यहाँ से ग्राहम ग्रीन ने अपनी नॉवेल्स के लिए एपिग्राफ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड द कॉर्नहिल मैगजीन? कॉर्नहिल मैगजीन का एडिटर पूछा है, कौन है? चार्ल्स डिकेंस नहीं है, लेविस कैरोल भी नहीं है, विलियम मैकपीस थैकरे, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है विलियम मैकपीस थैकरे, ही वाज एडिटर ऑफ कॉर्नहिल मैगजीन, इट केम इन 1860, विक्टोरियन मैगजीन थी ये। मैगजीन और न्यूज़पेपर से इस पेपर में जो 2021 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। 2 पूछे गए थे क्रोनोलॉजी में सेट करने हैं, और एक ये क्वेश्चन है कॉर्नहिल मैगजीन वाला, ठीक है। तो इस टॉपिक पे न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स पे मैं एक 10 से 12 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने 20 से ऑलमोस्ट 22 जो न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स है उनको डिस्कस किया है। तो अगर वो वीडियो आप मेरी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज़ इट्स एपिग्राफ टेकन फ्रॉम द कथा उपनिषद? कथा उपनिषद से एपिग्राफ लिया है एक राइटर ने अपनी नोवेल के लिए। द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरू ने नहीं लिया है, इसका नहीं है। एंड सेकंड ऑप्शन है द रेजर्स एज बाय सोमरसेट मॉघम। सोमरसेट मॉघम ने अपनी नोवेल का जो एपिग्राफ लिया है कथा उपनिषद से, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। And the next question is, who is the author of essay What Isn't Literature? Dear student, do not confuse with What Isn't Literature and What Is Literature। ये दोनों अलग अलग हैं। What Isn't Literature has written by E.D. Junior, ये तो पहले ऑप्शन में ये E.D. Junior ने लिखा है, ठीक है। What is Literature ये लिखा है जीन पॉल सार्ट्रे ने। जीन पॉल सार्ट्रे was a French writer, and one more important thing about him, he awarded for the Nobel Prize in 1964। 1964 में उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, एंड ही डिक्लाइन फॉर द नोबेल प्राइज। एक राइटर और भी है ऐसा जिसने नोबेल प्राइज लेने के लिए मना कर दिया था, वो राइटर है बोरिस पास्तरनाक। बोरिस पास्तरनाक ए जर्मन राइटर, ही डिक्लाइन नोबेल प्राइज इन 1958। 1958 में बोरिस पास्तरनाक ने भी नोबेल प्राइज लेने से मना कर दिया था। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं कि कौन से 2 राइटर हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज के लिए डिक्लाइन कर दिया। सो जीन पॉल सार्ट्रे एंड बोरिस पास्तरनाक, ये दोनों आप याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एरिक अर्बैक्स मिमेसिस। एरिक अर्बैक ने मिमेसिस लिखा है। मिमेसिस एंड्स विद ए चैप्टर ऑन। इसने पूछा है कि मिमेसिस जो है वो कैसे खत्म होता है। एंड इट हैज़ 20 चैप्टर, 20 चैप्टर हैं इसमें। और जो ओपनिंग चैप्टर है, ओपनिंग चैप्टर में कंपैरिजन दिखाया है, द वे इन होमर्स ओडिसी एंड द वे इन बाइबल। इन दोनों के बीच में जो वे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उन दोनों को कंपेयर किया गया है। एंड द एंडिंग चैप्टर का टाइटल मैं लिख रहा हूँ, द ब्राउन स्टॉकिंग। द ब्राउन स्टॉकिंग इज एंडिंग चैप्टर। 20th चैप्टर है इसका, मिमेसिस का, ठीक है। और इस चैप्टर में एरिक ने 2 नोवेल को डिस्कस किया है। और ये 2 नोवेल कौन कौन सी है?
पहली देखो ऑप्शन में दिया है वर्जीनिया वुल्फ, टू द लाइट हाउस को उसने डिस्कस किया है, और दूसरी जो नॉवल है वो है इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, रिटन बाय मार्शल प्राउस्ट। मार्शल प्राउस्ट की और वर्जीनिया वुल्फ की ये दो नॉवल हैं जो एंडिंग चैप्टर में एरिक आर्बैक ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो दोनों आप याद कर लेना। तो इसमें हमारा एक ही पूछा गया था, तो वर्जीनिया वुल्फ जो है इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर इज एसोसिएट विद व्हाट जूलिया क्रिस्टीवा टर्म द सिमियोटिक। सिमियोटिक जो टर्म है उसमें जूलिया क्रिस्टीवा ने जो क्लस्टर्स बताए हैं, ठीक है, वो कौन कौन से क्लस्टर्स हैं? देखो ऑप्शन सेकंड में दिया है डिस्प्लेसमेंट, स्लीपेज एंड कंडेंसेशन। दीज थ्री क्लस्टर्स आर एसोसिएटेड विद जूलिया क्रिस्टीवाज टर्म द सिमियोटिक्स। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच टू वर्क्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर रिटन बाय एफ्रा बेन। एफ्रा बेन ने कौन से दो वर्क लिखे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू एफ्रा बेन वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर इन रेस्टोरेशन पीरियड। शी वाज मोस्ट फेमस आफ्टर ड्राइडन। ठीक है, एफ्रा बेन बहुत ही फेमस थी ड्राइडन के बाद और एक प्रोफेशनल वुमेन राइटर थी पहली वो। तो उसने कौन कौन से वर्क लिखे हैं देखते हैं। रोवर। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे इजी मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कर सकते हैं हम। ठीक है, एक बार हम ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क ऐसा कई बार मिल जाता है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी फेमस राइटर ने लिखा है, तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हमें वो क्वेश्चंस नहीं पूछा गया तो। ठीक है, तो एफ्रा बेन का पूछा है, देखते हैं। ऑप्शन ए में रोवर है। रोवर का सबटाइटल है द वेनिस कैवेलियर्स। ठीक है, तो ये तो एफ्रा बेन ने लिखा है। ओरोनोको है, ओरोनोको लिखा है एफ्रा बेन ने, इसका भी एक सबटाइटल है ए रॉयल स्लेव। ठीक है, तो दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। सोल्जर्स फॉर्च्यून जो है वो ओटवे ने लिखा है, और द प्रिंसेस ऑफ क्लीव जो है एक फ्रेंच राइटर है, मैडम डे ला फाइट करके है कुछ। तो ये दोनों जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, सी एंड डी। तो ऑप्शन हमारे सही कौन कौन से बचे? ए एंड बी। तो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है ए एंड बी, सो ए एंड बी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर वर्क्स बाय गस्टेव फ्लाबर्ट। ठीक है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। द टेम्पटेशन ऑफ सेंट एंथनी है। ओल्ड गोरियट। ओल्ड गोरियट किसने लिखा है? ऑनर डे बेल्जैक। ठीक है, ऑनर डे बेल्जैक ने लिखा है, ये फ्रेंच राइटर है, तो फ्रेंच लिटरेचर से ये क्वेश्चन आया है। तो ये बी हमारा जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। थेरेस रैक्यून किसने लिखा है? ये एमिली जोला ने लिखा है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो ए एंड डी बचा। देखो कौन से में है ए एंड डी? ए एंड डी है थर्ड ऑप्शन में, सो थर्ड हमारा राइट हो गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। विच टू ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्म टू नॉर्थरोप फ्राई टाइपोलॉजी ऑफ लिटरेचर। नॉर्थरोप फ्राई ने लिटरेचर के टाइपोलॉजी बताए हैं, वो कौन कौन से हैं वो हमने चूज करने हैं। ठीक है, नॉर्थरोप फ्राई इज ए कैनेडियन राइटर एंड ही वाज वेरी फेमस फॉर फियरफुल सिमेट्री। विलियम ब्लेक पे स्टडी की है, फियरफुल सिमेट्री लिखा है, उसके लिए फेमस है। और दूसरा एक लिखा है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, 4 ऐसे हैं इसमें, और थर्ड ऐसे में उन्होंने सीजन को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ थर्ड चैप्टर से ही आया है। तो मिथोस ऑफ स्प्रिंग जो कॉमेडी को रिप्रेजेंट करता है, इसमें इन्होंने लाइफ और बर्थ की बात की है। ठीक है, तो एक तो ये किया है इसने, ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है। सी जो है मिथोस ऑफ ऑटम जिसमें ट्रेजेडी की बात की है, तो यहाँ पे फॉल एंड डिके की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ए एंड सी जो है वो हमारे सही ऑप्शन है। तो देखते हैं, ए फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन में देखो ए एंड सी दोनों दिए गए हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग राइटर डज एडी होप एड्रेस थ्रू द पोएटिक रिस्पॉन्स इन ए बुक ऑफ आंसर। एडी होप वॉज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर और उन्होंने एक बुक लिखी है ए बुक ऑफ आंसर, और इस बुक में उन्होंने 2 राइटर को एड्रेस किया है, और वो 2 राइटर हैं टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय है ऑप्शन 1 में, ठीक है, और एक है मेलार्मे थर्ड ऑप्शन, तो इसका भी ए एंड सी ही है। लास्ट ऑप्शन में देखो फोर्थ ऑप्शन में ए एंड सी दिया हुआ है, तो ये हमारा सही है।
चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल प्रिस्क्राइब्ड बाय द 8th एडिशन ऑफ MLA। MLA का 8th एडिशन है, वो 2016 में आया था, अप्रैल 2016 में। ठीक है, तो वो क्या नई इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं MLA क्या है। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है। इट वाज ए प्रोफेशनल एसोसिएशन इन USA स्पेशल फॉर द स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के जो स्कॉलर है उनके लिए है स्पेशल ये। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या 8th एडिशन में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है उनको एमिट करने की बात की थी। ठीक है, तो एमिट की बात देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। फर्स्ट पढ़ते हैं, इफ द टाइटल पेज ऑफ ए बुक कंटेन्स एन इम्प्रिंट एज वेल एज पब्लिशर नेम अमिट द इम्प्रिंट एंड द यूज द पब्लिशर नेम। सिर्फ पब्लिशर नेम ही हमने यूज करना है और इम्प्रिंट को हमने एमिट करना है, तो एमिट की बात है इसमें सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया है, वाइल गिविंग ए URL कॉपी इट फ्रॉम द वेब ब्राउजर बट अमिट HTTPS। यहाँ भी अमिट करने की बात की गई है। जब हम कोई URL कॉपी इंटरनेट से करते हैं, वेब ब्राउजर से कोई कॉपी करते हैं, तब इस टाइप के वर्ड आ जाते हैं साथ में HTTPS, तो इनको एमिट करना है। तो यहाँ भी एमिट करने की बात दी है, तो A एंड B फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है, A एंड B ये हमारे दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which two of the following are highlighted in relation to the specific historical movement by Stephen Greenblatt? Stephen Greenblatt was founder of New Historicism। ठीक है, और हिस्टोरिसिज्म के स्पेसिफिक इसने हाईलाइट किए हैं सर्कुलेशन ऑफ मीनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग। ठीक है, दो चीज़ों को हाईलाइट किया है। ऑप्शन ए में नहीं है, बी में सर्कुलेशन ऑफ मीनिंग है। ठीक है, ऑप्शन सी में प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग है, ये भी सही है। बी एंड सी देखो कौन से ऑप्शन में है दोनों, सेकंड ऑप्शन में। बी एंड सी बोथ आर राइट, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक। ये शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक क्या है? इट वाज ए फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म विच वाज फाउंड इन 1930s इन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। It also called Neo-Aristotelianism due to more emphasis on Aristotle concept, plot, character and genre। इन पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया है, इसलिए इनको नियो अरिस्टोटेलियन बोला गया है। एंड द फाउंडर ऑफ शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स वर, इसका फाउंडर जो था वो RS क्रेन है, और जो दूसरे मेंबर हैं EMW ये नहीं है। एल्डर ओल्सन है, एलन टेट भी नहीं है। ठीक है, इनके अलावा कुछ मेंबर और हैं, जैसे रिचर्ड मैकन है और नॉर्मन मैकलीन है, ये मेंबर थे इसके। तो ऑप्शन में हमें दो ही पूछे गए हैं, तो दो हैं, RS क्रेन फर्स्ट ऑप्शन में और एल्डर ओल्सन थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो A एंड C पहले ही ऑप्शन में नीचे दिया गया है, A एंड C, तो पहला ही हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Which of the following poem contains John Donne's famous conceit bringing a parallel between lovers and the hands of compass? ठीक है, तो देखते हैं कंसीट की बात की है इसने कौन सी पोएम में। ठीक है, वो लवर्स के एक होने की बात कर रहा है, वो सेपरेट नहीं हो सकते बिकॉज उनकी जो सोल जो है वो कनेक्ट है। ठीक है, तो कौन सी पोएम में ऐसी बात की है उसने? थर्ड में देखो, ऑप्शन थर्ड में, ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इस पोएम में वो इनकी कनेक्ट होने की बात कर रहा है, वो एक ही, बिकॉज दे पोजेस, जो लवर्स हैं वो एक ही उनकी सोल है, ऐसा बताया है इसने। ठीक है, तो थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एसेज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये हमने डेट वाइज सेट करने हैं। देखते हैं, चार ऑप्शन दिए हैं। देखो, TS इलियट का फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म दिया गया है, ये पब्लिश हुआ है 1923 में। एडगर एलन पोए का फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन दिया है, ये पब्लिश हुआ है 1846 में। ठीक है, और हेनरी जेम्स का आर्ट ऑफ फिक्शन है, ये पब्लिश हुआ है 1884 में। और वर्जीनिया वुल्फ का मॉडर्न फिक्शन है, ये पब्लिश हुआ है 1919 में। तो पब्लिकेशन के हिसाब से सबसे पहले आएगा 1846 वाला ऑप्शन बी, फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन। फिर ऑप्शन सी आएगा आर्ट ऑफ फिक्शन, 84 में है। और फिर डी आएगा हमारा 1919 में जिसको पब्लिश किया है मॉडर्न फिक्शन को। और फिर आएगा सबसे लास्ट में ए, तो BCDA देखो कौन से ऑप्शन में है, BCDA थर्ड ऑप्शन। देखो थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग जर्नल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे स्टार्टेड पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के हिसाब से क्रोनोलॉजी में जो न्यूज़पेपर या पीरियडिक ये जो जर्नल्स दिए गए हैं इनको सेट करना है। मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने वीडियो बनाई है न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स पे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में, दूसरा ये आ चुका है, तीसरा एक और आएगा अभी। तो इनको मैंने एक वीडियो और बनाई है, तो उसमें सब न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स को मैंने कवर किया है। 10-12 मिनट की वो वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टेटलर देखते हैं। टेटलर आया था 1709 में, ठीक है। रिचर्ड स्टील ने इसको शुरू किया था। और बी ऑप्शन है हमारा द एग्जामिनर। एग्जामिनर स्टार्टेड बाय जोनाथन स्विफ्ट इन 1910, ठीक है। ये स्विफ्ट ने शुरू किया था 1910 में। एंड द रिव्यू है, रिव्यू स्टार्टेड बाय डेनियल डिफो इन 1704, 1704 में शुरू हुआ था। डेनियल डिफो वाज द फर्स्ट राइटर हु स्टार्टेड राइटिंग रिव्यू, ठीक है। तो इनकी जो मैगजीन है उसका नाम रिव्यू है, ये 1704 में आई थी। द स्पेक्टेटर है, इट वाज स्टार्टेड बाय जोसेफ एडिसन एंड इट केम इन 1711, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा देखो 1704 में जो आया था सी रिव्यू, रिव्यू। और उसके बाद ए 1709 में है, ठीक है, सी ए। उसके बाद 10 वाला बी, उसके बाद 11 वाला डी, सी ए बी डी। ऑप्शन में देखो सी ए बी डी कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में है सी ए बी डी। सो ये हमारा राइट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन और रीजन दिए हैं, ठीक है। देखते हैं। पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव फोकस ऑन इंटरमाइनेट इन एंड अनस्टेबल नेचर ऑफ टेक्सुअलिटी एंड सब्जेक्टिविटी। इंटरमाइनेट एंड अनस्टेबल क्या होता है, जो फिक्स नहीं है, अनफिक्स्ड है, अनिर्धारित है, अनिश्चित है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये ठीक है, सही बात कर रहा है, ये अनिश्चित चीज़ों पे नरेट कर रहा है। ये जो पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव है ये अनिर्धारित चीज़ों पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट है फिर द पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स एक्ट रिगार्ड नैरेटिव एंड कैरेक्टर एज टेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग। सिर्फ एक वर्ड से ही क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। देखो टेंटेटिव, टेंटेटिव क्या होता है, ये भी अनफिक्स्ड होता है, अनिर्धारित होता है। तो ये ऊपर वाली ही तो बात कर रहा है, तो दोनों सही है। और जो रीजन है वो असर्शन किया ही एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमें। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। नीचे 2 स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 है इन वेटिंग फॉर गोडोट इट इज लादमिर हु क्वेश्चंस द बॉय हु कम्स फ्रॉम गोडोट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 2 एक्ट। वेटिंग फॉर गोडोट इज ए प्ले रिटन बाय सैमुअल बेकेट। पहले इसको फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था 1953 में। देन इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश 1955 में, फिर इसको इंग्लिश में पब्लिश किया। तो वेटिंग फॉर गोडोट में पहली स्टेटमेंट में क्या कहता है, ये जो लादमिर और एस्ट्रेगन है ये गोडोट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक लड़का आता है और वो बॉय आके उनको बोलने लगता है, तब ये एस्ट्रेगन जो है वो इस लड़के को डांटने लगता है। देन लादमिर टॉक्स टू द बॉय, वो लड़के से बात करता है, पूछता है क्या तुम वही लड़के हो जो कल आए थे। देन द बॉयज डेनाइज, वो मना कर देता है लड़का कि मैं वो नहीं हूँ। बट आई हैव ए मैसेज फॉर यू फ्रॉम द गोडोट। तो वो बताता है कि मेरे पास एक मैसेज है गोडोट की तरफ से। गोडोट विल नॉट कम दिस इवनिंग, ही विल श्योरली कम टुमारो। तो वो कहता है कि वो आज नहीं आएगा, कल आएगा, ठीक है। तो लादमिर उससे बात करता है एंड में, ये सही है स्टेटमेंट 1। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन वेटिंग फॉर गोडोट इट इज एस्ट्रेगन हु सेज नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स अवेफुल। तो जैसे वो लड़का बोलता है कि वो ही विल श्योरली कम टुमारो, कि वो कल आएंगे, तो ये एस्ट्रेगन बोलता है नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स अवेफुल। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सो बोथ स्टेटमेंट आर राइट। तो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज पुअर योरिक इन हैमलेट। बहुत ही डेप्थ से ये क्वेश्चन लिया गया है। एक बहुत ही माइनर कैरेक्टर है हैमलेट में योरिक, जिसकी मेन जो स्टोरी है उसमें कोई खास ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये इसमें प्रोफेशन पूछा गया है योरिक का, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं जेस्टर, एक्टर, सोल्जर और ग्रेव डिगर। ये योरिक जो है एक डेड कैरेक्टर है हैमलेट में, और ये एक एंटरटेन करता था जो गेस्ट आते थे ना
मिडाइवल पीरियड और रेनेसा पीरियड में जो गेस्ट आते थे उनको एंटरटेन करने के लिए जोकर और फूल टाइप के लोग रखे जाते थे, ठीक है, तो उनको जेस्टर बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जेस्टर। योरिक का जो कैरेक्टर है वो एक जेस्टर है हैमलेट में, ठीक है, सो फर्स्ट इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रेफर टू ए साउंड दैट इज एसोसिएट विद ए पर्टिकुलर मीनिंग, ठीक है, तो एक ऐसा वर्ड हमें बताना है जिसकी साउंड एसोसिएट करती हो पर्टिकुलर मीनिंग के साथ, ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है फोन्यूम। फोन्यूम क्या होता है? सिमिलर स्पीच साउंड होती है इसमें, तो ऐसा नहीं पूछा। फोनेमिक सब्सटेंस, फोनेमिक सब्सटेंस क्या होता है? मैचिंग द साउंड विद स्पोकन लेटर, जो लेटर हम लिखते हैं या स्पीक करते हैं तो उसकी साउंड उसके साथ मैच होती है। जैसे मैंने कै यहाँ पे लिखा है, तो कै को हम सी से भी लिख सकते हैं और के से भी लिख सकते हैं, सी एच से भी लिख सकते हैं, तो ये होता है फोनेमिक सब्सटेंस, तो ऐसा भी यहाँ भी नहीं है। एंड द थर्ड ऑप्शन देखते हैं, फोनेस्थीम। फोनेस्थीम इज ए पैटर्न ऑफ साउंड सिस्टमेटिकली पेयर्ड विद क्रिएशन ऑफ मीनिंग, ठीक है, मीनिंग क्रिएट करने की बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मीनिंग से ही पूछा गया है, तो फोनेस्थीम जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिकेंस कैरेक्टर अपीयर एज ए घोस्ट। एक घोस्ट के रूप में कौन सा कैरेक्टर जो है अपीयर होता है उसकी नोवेल में? डेनियल क्यूलिप। डेनियल क्यूलिप एक एंटागोनिस्ट कैरेक्टर है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में, तो ये नहीं है, डेड कैरेक्टर नहीं है कोई ये, इसलिए घोस्ट अपीयर नहीं होता इसका। डोरा स्पेनलो कौन है? डोरा स्पेनलो एक डेविड कॉपरफील्ड से लिया गया है। ये जो डोरा का फादर होता है ना, मिस्टर स्पेनलो, वो एक लॉयर होता है और डेविड उनके पास काम करता है, तो ये कैरेक्टर वहाँ से लिया गया है डेविड कॉपरफील्ड से, तो ये भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है, घोस्ट जैसा अपीयर नहीं होता कुछ इसमें भी। एस्थर समरसन, एस्थर समरसन हैज़ टेकन फ्रॉम ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस में ये कैरेक्टर है एस्थर, ये भी कोई घोस्ट कैरेक्टर नहीं है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट एस्थर, एस्थर इज द ओनली फीमेल नरेटर इन डिकेंस नोवेल। डिकेंस की नोवेल में और कोई भी फीमेल नरेटर नहीं है, सिर्फ एस्थर समरसन ही है, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये भी। और अगला ऑप्शन है फिर जैकब मार्ले। जैकब मार्ले हैज टेकन फ्रॉम ए क्रिसमस कैरोल। क्रिसमस कैरोल में एक कैरेक्टर होता है एबेंजर स्क्रूज। एबेंजर स्क्रूज को जैकब मार्ले का भूत दिखाई देता है, घोस्ट अपीयर होता है, और जैकब मार्ले उसको 3 विजन दिखाता है। पहले उसको पास्ट में लेके जाता है, फिर प्रेजेंट दिखाता है, प्रेजेंट में दिखाता है कि तुम कितने एरोगेंट हो गए हो, और फिर फ्यूचर दिखाता है, फ्यूचर में एबेंजर स्क्रूज का फ्यूनरल दिखाया गया है, ठीक है। तो जैकब मार्ले जो है वो एक घोस्ट कैरेक्टर है, ठीक है, तो फोर्थ जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्जीनिया वुल्फ ऑरलैंडो अपीयर इन 1588 एंड ऑरलैंडो ए 16th ईयर ओल्ड बॉय राइट्स ए पोएम कॉल्ड, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ ने एक ऑरलैंडो नाम से एक नोवेल लिखी है, ऑरलैंडो ए बायोग्राफी इसका सबटाइटल है, ये एक बायोग्राफी है, ठीक है। इसको सेट किया गया है एलिजाबेथन पीरियड में, ठीक है, तो ये ओपन होती है एलिजाबेथन पीरियड में, और ऑरलैंडो नाम का एक लड़का होता है, एक हैंडसम लड़का है 16 ईयर का, ठीक है, तो वो एक पोएम लिखता है उसमें, द ओक ट्री, तो थर्ड ऑप्शन पे हमारा दिया हुआ है द ओक ट्री, ठीक है। ऑरलैंडो जो है एक मिथ है, ऑरलैंडो एक ग्रीक मिथ से लिया गया है। ही चेंजेस सेक्स फ्रॉम मैन टू वुमेन, मैन से वुमेन में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही दिखाया गया है, ही चेंजेस फ्रॉम मैन टू वुमेन एंड लिव्स फॉर सेंचुरीज, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स तक वो जीवित रहता है, ठीक है। तो ये है ऑरलैंडो के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक है वर्जीनिया वुल्फ की, ठीक है, इट इज़ ए मस्ट रीड बुक फॉर नेट पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू कैन रीड इट, और ऑप्शन इसमें हमारा थर्ड आएगा ओक ट्री। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव बिलीव्ड दैट द पर्शियन गल्फ वॉर नेवर हैपेंड। एक राइटर ऐसा बिलीव करते हैं कि पर्शिया का जो गल्फ वॉर है वो हुआ ही नहीं, ठीक है, तो एक राइटर है जिन्होंने 3 ऐसे लिखे हैं, और उन 3 ऐसे के टाइटल हैं, द गल्फ वॉर विल नॉट टेक प्लेस, द गल्फ वॉर, इसका सबटाइटल है इज इट रियली टेक प्लेस, एंड द फाइनल इज गल्फ वॉर डिड नॉट टेक प्लेस। ये 3 ऐसे लिखे हैं जीन बोर्डिलार्ड ने, ठीक है, जीन बोर्डिलार्ड ने 3 ऐसे लिखे हैं, सो ही बिलीव दैट द पर्शियन गल्फ वॉर नेवर हैपेंड, सो द राइट आंसर इज सेकंड वन, जीन बोर्डिलार्ड।
अगला क्वेश्चन है व्हाट 19th century philosophical term of Russian origin did Friedrich Nietzsche use to describe the disintegration of ट्रेडिशनल मोरालिटी ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी। ठीक है, फ्रेडरिक नाइट्स ने एक टर्म यूज किया है वेस्टर्न वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए और ये टर्म है नाइलिज्म। नाइलिज्म इज ए बिलीफ और ए वे ऑफ थिंकिंग विच रिजेक्ट आइडियाज, कंसेप्ट, मीनिंग, लाइफ, इन सारी चीज़ों को ये रिजेक्ट करता है, मतलब ये नथिंगनेस की बात करता है सिर्फ। ठीक है, एंड इट फर्दर डिस्कस्ड बाय फ्रेडरिक नाइट्स टू डिस्क्राइब द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो नाइलिज्म इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is true of the working group set up by the University Grant Commission in 1978 to study the medium of instruction in higher education। तो इसने पूछा है UGC ने 1978 में एक ग्रुप सेटअप किया था। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो नीचे दी गई है उसमें से ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी हायर एजुकेशन के लिए। तो इन्होंने 1978 में जो सेटअप किया था उसमें आर्ग्यू किया था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये काफ़ी डेवलप्ड लैंग्वेज है और इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सेटअप हो रही है, जो ग्लोबली या अलग अलग कंट्रीज से लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है और साइंटिफिक जो रिसर्च होते हैं उनमें भी ये लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इट रिकमेंडेड ए क्विकर स्विच ओवर ऑफ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज। ऐसा नहीं है। ठीक है, इट ऑब्जर्व द इंग्लिश नीड not to be displaced as the medium of instruction although regional language were quite ready to take over its function। ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे है it argued that English as a highly developed language was best suited for India's industrial and scientific progress। जी हाँ, ऐसा ही आर्ग्यू उन्होंने किया था। सो द थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। In comparative philology and sometime in modern phonology, what is the term used to refer the deletion of a vowel? ठीक है, एक वोवल को डिलीट करने के लिए कौन सा जो टर्म यूज की जाती है? सबसे पहले दिया गया है अफायरिसिस। अफायरिसिस क्या होता है? इट इज ए लॉस ऑफ वर्ड इनिशियल वोवल प्रोड्यूसिंग ए न्यू फॉर्म। ठीक है, इनिशियल वोवल को हटाया जाता है। इसमें जैसे मैं अमेरिकन लिख रहा हूँ, अमेरिकन से हमने ए हटा दिया, ठीक है, अमेरिकन बन गया। तो यहाँ पे इनिशियल की बात नहीं पूछी, इनटू विद इन ए वर्ड की बात हो रही है कि एक वर्ड से वोवल डिलीट होता है, तब उस टर्म को क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिलीटेशन है दूसरा ऑप्शन। तो इससे के ऑप्शन से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ डिलीट होने की बात होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर जो नोम चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस किया था उसमें एक रूल है, ठीक है, इट इज ए रूल इन ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर टू डिलीट द सब्जेक्ट अंडरलाइंग इन द कॉम्प्लीमेंट क्लॉज। कॉम्प्लीमेंट जो क्लास है उनका जो सब्जेक्ट है अंडरलाइंग होता है उनको डिलीट किया जाता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जैसी कोई बात नहीं है, क्लास जैसी कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट है पैराडाइम। पैराडाइम इज ए सेट ऑफ थॉट, पैटर्न, मेथड ऑफ रिसर्च। ये सारी चीजें पैराडाइम के अंदर आती है। तो यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं पूछा है। और लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है साइनकॉप। साइनकॉप इज ए लॉस ऑफ वन और मोर साउंड फ्रॉम ए वोवल स्पेशली ऑन अनस्ट्रेस्ड वोवल। तो यहाँ पे वोवल के डिलीट होने की बात हो रही है, लॉस होने की बात हो रही है। तो साइनकॉप जो है हमारा फोर्थ वन जो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब टेरी एगल्टन व्यूज ऑन लिटरेचर। लिटरेचर पे टेरी एगल्टन के व्यू क्या है? ठीक है, टेरी एगल्टन वाज ए मार्क्सिस्ट स्कॉलर एंड ही बिलीव्ड दैट literature is an imaginative writing and it involved in the production of dominant and social order। ठीक है, ऐसा उसने बोला है। तो देखते हैं ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है it is involved in the reproduction of the dominant social order। so first is the right answer। and the next question is which among the following are the works of जॉर्ज जिसिंग। जॉर्ज जिसिंग के वर्क पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं? इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। द ग्रब स्ट्रीट है, एग्नेस ग्रे। एग्नेस ग्रे किसने लिखा है? एन ब्रंटे ने। तो बी एलिमिनेट हो गया। ओल्ड वुमेन और मैरी बार्टन। मैरी बार्टन लिखा है एलिजाबेथ गास्कल ने। तो ये बी और डी दोनों एलिमिनेट हो गए। तो हमें बचा हमारा ए और सी। तो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है ए एंड सी। तो ए और सी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉवेल्स बाय इयान मैकीवान। इयान मैकीवान ने कौन सी नॉवल लिखी है, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता है। इयान मैकीवान वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड नोबल बुकर अवार्डी। बुकर अवार्ड मिला है 1998 में फॉर कौन सी बुक के लिए, एम्स्टरडैम। हाँ, एम्स्टरडैम के लिए मिला है इनको बुकर अवार्ड 1998 में। और कौन सी बुक इन्होंने लिखी है, अटोनमेंट। अटोनमेंट जिनकी है इयान मैकीवान ने लिखी है। द मैन विद 2 फीट लेफ्ट, द मैन विद 2 फीट लेफ्ट लिखा है पीजी वुडहाउस ने, तो ये एलिमिनेट हो गया। द चाइल्ड इन टाइम, और अगला है द रसेल पेपर। रसेल पेपर लिखा है मार्टिन एमिस ने, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। बी एंड डी एलिमिनेट हो गया, ए एंड सी जो है वो सही है। तो देखते हैं, पहले ऑप्शन में दिया गया है ए एंड सी, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोएम्स बाय निज़िम एजिकल दैट मेक्स फन ऑफ इंडियन यूज ऑफ इंग्लिश। कौन सी पोएम में निज़िम एजिकल की एक पोएम है जिसमें इंडियन का फन किया गया है जो वो इंग्लिश यूज़ करते हैं। ठीक है, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, इसमें है ऐसा। ठीक है, फिलोसफी में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, इसके तो टाइटल से पता चल रहा है कि ऐसा कुछ फन मजाक की बात होगी इसमें। ठीक है, तो ए और सी है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है इसका भी, ए एंड सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट दी गई है, ऑथर और टेक्स्ट दिए गए हैं। ठीक है, मैच करने हैं। फर्स्ट लिस्ट में दिया गया है राइटर, ऑथर दिए गए हैं सीनो कैसी, डायलन थॉमस, टेरेस रेटिगन और आर्नोल्ड वेस्कर। ठीक है, दूसरी तरफ वर्क दिए गए हैं इनके। तो सीनो कैसी ने, देखते हैं कौन सा वर्क लिखा है। टॉकिंग अबाउट जेरूसलम नहीं है। ठीक है, विंस्लो बॉय भी नहीं है। जूनो एंड पीकॉक, जूनो एंड पीकॉक लिखा है सीनो कैसी ने, कंफर्म है। ठीक है, तो ए का हो गया थर्ड। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार कौन से ऑप्शन में ए का थर्ड मिल रहा है। देखो, थर्ड ऑप्शन में ए का थर्ड मिल रहा है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अगर हमें कंफर्म है कि जूनो एंड पीकॉक सीनो कैसी ने लिखा है तो हमें आगे कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसी पे टिक कर देंगे। ठीक है, बाकी एक बार कंफर्म कर लेते हैं आगे भी। डायलन थॉमस है दूसरा राइटर, इसने क्या लिखा है, ही रोट, विंस्लो बॉय नहीं है, जूनो एंड पीकॉक हो चुका है, शैडो ऑफ ग्लेन भी नहीं है, अंडर मिल्कवुड। फिफ्थ देख लो, अब बी का हो गया फिफ्थ, तो थर्ड ऑप्शन में बी का फिफ्थ भी मिल रहा है। दो कंफर्म हो गया तो हम इसी पे टिक करेंगे, आगे हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ऐसी लिस्ट दी गई है दोबारा फिर, बट इस बार ओपनिंग लाइन दी गई है, फर्स्ट लाइन दी गई है और पोएट के नाम दिए गए हैं। ठीक है, पहली लाइन है करेज, ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड। तो वो एक पोएम है द लोटस ईटर। ठीक है, लोटस ईटर इज ए सीक्वल ऑफ यूलिसिस। ठीक है, यूलिसिस लिखी है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यूलिसिस लिखने के बाद उसका सीक्वल लिखा द लोटस ईटर्स। इसमें यूलिसिस की कहानी बताई गई है जब वो ट्रोजन वॉर के लिए जाते हैं और वापस लौटते टाइम उनका जो रास्ता है वो भटक जाते हैं और काफ़ी टाइम तक वो समुद्र में ही खोए रहते हैं और फिर बाद में उनको लैंड दिखाई देती है एंड दे शाउटेड करेज, ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। तो ये करेज जो है ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आई एम पुअर ब्रदर लिपो बी यूर लिव। ये फ्रा लिपो लिपि से लिया गया है एंड फ्रा लिपो लिपि इज ए पोएम रिटन बाय ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने फ्रा लिपो लिपि लिखा है, तो इसका चेक कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट का करेज वाला था एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, ए का सेकंड हो गया और आई एम पुअर ब्रदर लिपो, इसका ढूंढ लेते हैं हम। ब्राउनिंग कहाँ पे है, 5 पे। ए का सेकंड, बी का 5, देख लेते हैं कहाँ पे है। ए का सेकंड और बी का 5 ऑप्शन नंबर 4th में है। ठीक है, तो ये भी कंफर्म हो गया, तो हम 4th पे ही जाएंगे। सिर्फ 2 ही ढूंढने की ज़रूरत है, आगे हम नहीं जाएंगे। अगर आपको डाउट लगता है तो आप आगे और ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट बिल्कुल सीधी सी एक लाइन दी गई है, बहुत ही फेमस लाइन है ये, द सी इज़ काम टू नाइट। ये कहाँ से आई है, डोवर बीच। डोवर बीच जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक पोएम लिखी है डोवर बीच, तो वहाँ से ये लिया गया है। तो ई का हो जाएगा आर्नोल्ड। आर्नोल्ड कहाँ पे है, देखो कौन से ऑप्शन में है, 4th में है। ठीक है, और पोएम दी गई है, लाइन दी गई है ई का हो गया 4th। अब देखते हैं ई का 4th मिल रहा है क्या, 4th ऑप्शन में ई का 4th भी है, तो कंफर्म है कि यही ऑप्शन सही है, तो 4th ही हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है। और अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगला क्वेश्चन भी लिस्ट दी गई है, ठीक है। इस बार इसने कैरेक्टर दिए हैं और सामने नोवेल दी है, तो कैरेक्टर और नोवेल को मैच करना है। विंस्टन स्मिथ कहाँ से आया है? 1984 जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है 1949 में, ठीक है। तो ये कैरेक्टर वहाँ से आया है। तो ए का हो गया थर्ड। ए का थर्ड देख लेते हैं किस में मिल रहा है। ए का थर्ड मिल रहा है फर्स्ट में, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, ए का थर्ड पहले में है और किसी में नहीं है, तो ए का थर्ड हो गया। एक बार कंफर्म कर लेते हैं आगे। पॉल मॉरल जो है, पॉल मॉरल लिया गया है सन्स एंड लवर से, बी का फर्स्ट होएगा फिर, तो बी का चेक कर लेते हैं। बी का फर्स्ट दिया गया है, ठीक है, पहले ही ऑप्शन में है ये भी। एक और चेक कर लेते हैं, विस्की प्रिस्ट आया है द पावर एंड द ग्लोरी से। पावर एंड द ग्लोरी इज ए नोवेल रिटन बाय ग्राहम ग्रीन, ठीक है। ग्राहम ग्रीन का एक कैरेक्टर है ये। तो हमारा विस्की प्रिस्ट वाला हो जाएगा सी का फिफ्थ भी चेक कर लेते हैं। पहले ही ऑप्शन में मिल रहे हैं सारे, तो हम पहले ही ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। सो आज के हमारे ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड guys, if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon so you will never miss an update for the upcoming videos, and be safe, stay connected, God bless you, best of luck.